गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने 13वें सवाल तक लगा लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और आज उम्मीद है कि हम लोग इस न्यूमेरिकल को खत्म कर देंगे। तो 14वां सवाल ये है कि किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर से किधर होगी, तो अगर मान लीजिए कि ये धन प्लेट है, ये क्या है, ये धन प्लेट है और ये क्या है, ऋण प्लेट है। तो ये धन प्लेट मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए, ऋण प्लेट मानिए, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से उधर होगी, धन से ऋण की ओर होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पर 3 कणों के पथ दिखाए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दिखाए गए। 3 आवेशित कण है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये पहले आवेशित कण का पथ चिन्ह है, ये दूसरे का और ये तीसरे का। तो कह रहा है कि बताइए कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। और फिर कह रहा है कि इनमें से किस कण का आवेश संगति अनुपात अधिकतम है। आवेश संगत, संगत का मतलब मैंने बता दिया है आपको, बताया है मैंने क्या। संगत का मतलब था मास, द्रव्यमान। तो कह रहा आवेश संगति अनुपात, तो आवेश का मतलब होगा Q और संगत का मतलब होगा मास, तो यानी Q/m का अनुपात क्या होगा, यानी Q/m की वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले आपको क्या बताना, चार्ज। तो देखिए जो पहला आवेशित कण है वो किधर की ओर मुड़ रहा है, धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात, ये दूसरा जो आवेशित कण है ये भी किसकी ओर मुड़ रहा है, धन आवेशित प्लेट प्लस चार्ज की ओर मुड़ रहा है, इसलिए ये भी कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और तीसरा, ये जो तीसरा आवेशित कण है वो किधर की ओर मुड़ रहा है, नेगेटिव चार्ज की ओर मुड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि पहला और दूसरा जो है, पहले और दूसरे जो चार्ज पार्टिकल हैं, पहले और दूसरे जो आवेशित कण हैं वो पॉजिटिव हैं, और जो थर्ड पार्टिकल है, तीसरा कण है, वो कैसा है, क्या है। फिर से बोल दूं, फिर से रिपीट कर दूं, शायद उल्टा बोल गया, कि फर्स्ट और सेकेंड जो पार्टिकल है वो क्या है, निगेटिव है, और जो थर्ड पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पूछता है कि E/m की Q/m की वैल्यू किसके लिए लिखो। तो Q/ आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर्स में, Q/m क्या होता है इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल आपको जानना कि चार्ज अपॉन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। इसका मतलब आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो किस पर निर्भर करता है, विचलन पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है उसके लिए अधिक होगा जिसका डेविएशन ज्यादा होगा, जिसका विचलन ज्यादा होगा। तो अगर आप पहले पार्टिकल को देखें, दूसरे पार्टिकल को देखें या तीसरे पार्टिकल को देखें, तो सबसे अधिक डेविएशन, सबसे अधिक विचलन किस पार्टिकल के लिए है, तीसरे पार्टिकल के लिए। सबसे अधिक डेविएशन, सबसे अधिक विचलन किस पार्टिकल का, किस कण का है, तीसरे कण का है। इसलिए जो है विचलन सबसे अधिक जो तीसरे कण का है, इसलिए Q/m का जो मान होगा वो भी तीसरे कण के लिए सबसे अधिक होगा। आंसर हो चुका है, बात समझ में आ गई है। अब हम लोग 15वां सवाल देखते हैं, समझते हैं। सवाल नंबर 15, क्या दिया हुआ है देखिए। एक समान विद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम।
वेक्टर इज इक्वल, देखिए आप किताब में जो गाढ़ा, थोड़ा गाढ़ा कलर होगा वो ये बताता है यहाँ पर कि सामान्यता वो किसको डिनोट करता है, वेक्टर को। तो यहाँ पर वेक्टर ही है, गाढ़े उसमें लिखा हुआ इसका मतलब वेक्टर ही हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वेक्टर इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई है न्यूटन पर कूलाम, यानी फॉर न्यूटन सी फॉर कूलाम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये आई कैप क्या बता रहा है? सबसे पहले 3 × 10⁻³ क्या बता रहा है? ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण बता रहा है। और ये आई कैप क्या बता रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किस दिशा में है? x अक्ष की दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, धन x अक्ष की दिशा में है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? तो देखिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये आपका जो है ये एक, समझिए, आराम से समझिएगा, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये z अक्ष हो गया। हमने आपको बताया है कि ब्लैक बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल है, इसलिए, और जबकि यहाँ पर क्या अक्ष है? 3 अक्ष है। इनको प्रदर्शित करने के लिए हमने ऐसे मान लिया जबकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में है? इस दिशा में। और ध्यान समझिएगा, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में कितना है? 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये किसकी दिशा में है? x अक्ष की दिशा में। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ गई कि नहीं आ गया? और ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है किस तल में? YZ तल। ये स्क्वायर, इसका साइड जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो सपोज कीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि अगर कोई वर्ग है, आपको मैंने कमरे वाला उदाहरण बताया था कि कमरे के कोने को लें तो एक x अक्ष के अंदिश, एक y अक्ष के अंदिश और एक z अक्ष के अंदिश होता है कि नहीं होता? और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि ये बोर्ड, सपोज कीजिए बोर्ड है, इस बोर्ड में ये किसको निरूपित करता है? एक x अक्ष को, एक y अक्ष को मान लीजिए, सपोज कीजिए y अक्ष हो गया, z ना मानिए, इसको क्या मानिए? y मानिए, और इसको आप मान लीजिए z अक्ष, और ये आपका हो गया वर्ग। ये आपका वर्ग हो गया क्या सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर। आराम से समझिए, ये क्या सेंटीमीटर का बनेगा? 10। अब ये मत सोचिए कि सर यहाँ तो ये y अक्ष होता है, यहाँ पर y अक्ष, ऐसा कुछ नहीं, समझने की बात आता है। यहाँ हमने y अक्ष मान लिया, यहाँ पर z अक्ष मान लिया, और ये हो गया 10। अब ध्यान दीजिए आप, इसका ये वर्ग, इसकी, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किधर की ओर होगा? बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा? क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा? बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा? बाहर की ओर। तो बाहर की ओर कौन सा अक्ष होगा? x अक्ष होगा कि नहीं होगा? यानी इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन होगा तो इसका जो डायरेक्शन होगा, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? वो किसकी दिशा में? y अक्ष की दिशा, सॉरी x अक्ष की दिशा में होगी कि नहीं होगी? लंबवत क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, अब लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पर कौन कौन से अक्ष है? y अक्ष और z अक्ष। सवाल में ये तो बताया जो वर्ग है
उसकी जो तल है, उसकी जो भुजाएं हैं वो वाई जेड तल के समांतर हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि उसकी एक भुजा किस अक्षीय दिशा है, वाई अक्षीय दिशा है, और दूसरी जो भुजा है वो किसकी दिशा है, जेड अक्षीय दिशा है। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर वो किधर होगा, एक्स अक्षीय दिशा बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा। और क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र भी किसकी दिशा में है, एक्स अक्षीय दिशा में है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों की दिशा एक्स अक्ष की दिशा में होगी कि नहीं होगी, हुई कि नहीं हुई। तो जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी एक्स अक्ष की दिशा में है, क्षेत्रफल वेक्टर की भी दिशा एक्स अक्ष की दिशा में है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही दिशा में है। तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आप इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अगर निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, फार्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। ये तो समझ आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी एक्स अक्ष की दिशा में है, क्योंकि यहाँ पर आई क्या लिखा होगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब इस चित्र का कोई मतलब नहीं, अब इस चित्र का कोई मतलब नहीं है, इस पर फोकस कीजिए। देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी दिशा में, आई क्या लगा, यानी एक्स अक्ष की दिशा में, और क्षेत्रफल वेक्टर की भी दिशा लंबवत बाहर की ओर। यहां पर वाई अक्ष और जेड अक्ष है, तो लंबवत बाहर की ओर कौन अक्ष होगा, एक्स अक्ष होगा कि नहीं होगा। यानी क्षेत्रफल वेक्टर का भी जो दिशा होगी वो किसकी दिशा में होगी, किसकी दिशा में होगी, एक्स अक्ष दिशा में होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों की दिशा एक्स अक्ष दिशा में होगी। तो अब हम क्या सूत्र लगाना हमको, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, ये लगाना हमको। तो इसके लिए इस सूत्र को लगाने के लिए ई तो हमको मिल चुका है, ए एरिया निकाल ले, और थीटा हमको क्या मिला, जीरो। अब थीटा जीरो कैसे हो गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक्स अक्ष की दिशा में है। तो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, भुजा का वर्ग, साइन का स्क्वायर। भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 पर घात माइनस 2, मीटर में बदल दिया, होल स्क्वायर होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब यहां से आप इसको 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और इंटू इसका हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4। क्लियर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर 10 पावर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। और थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस। ई की वैल्यू रखेंगे कितना, 3 इंटू 10 टू पावर 3 रख लेंगे, नहीं रख लेंगे, 3 इंटू 10 टू पावर 3। आई गैप नहीं लिखेंगे क्योंकि आई गैप तो डायरेक्शन को बता रहा है ना, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ई की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 टू पावर 3, ए की वैल्यू हो गई 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और थीटा कितना हो गया, 0। सॉल्व कर लेंगे, ये आपका काम में कोई दिक्कत नहीं। ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसका दूसरा पार्ट कहता है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब, इसके तल का अभिलंब यानी जो क्षेत्रफल वेक्टर है, जैसे ये मान लीजिए क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, ये एक्स अक्ष हो गया, सॉरी ये वाई अक्ष हो गया, और ये जेड अक्ष हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये
इसका मतलब ये हो गया, आराम समझिए, इसका मतलब कह रहा है कि क्षेत्रफल वेक्टर, मान लीजिए क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, सीधे समझिए क्षेत्रफल वेक्टर डायरेक्शन की बात हो गई, एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। आराम से एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर एक्स एक्स से 60 डिग्री एंगल बनाता है। इट मीन्स दैट और विद्युत क्षेत्र किधर है, विद्युत क्षेत्र भी किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ई जो की दिशा जो होगी वो भी एक्स अक्ष की दिशा में ही। अब आपके मन में आ रहा है कि सर इसको ए मान लें, इसको एक्स अक्ष मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कह रहा कि किधर बना रहा है, केवल ये बता रहा है कि वैद्युत जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसका जो अभिलंब है वो एक्स एक्सिस से थीटा 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इधर बना रहा है, बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया नहीं होगा? तो एक्स एक्स से थीटा एंगल कौन बना रहा है, 60 डिग्री एंगल कौन बना रहा है, वेक्टर ए। और विद्युत क्षेत्र किसकी दिशा में कार्यरत है, एक्स अक्ष दिशा में, क्योंकि यहां पर आई कैप लगा हुआ है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? इसका मतलब वैद्युत क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो एंगल है वो भी कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का एंगल भी 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुनिए, क्षेत्रफल वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री एंगल बनाता है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में कार्यरत है, इसलिए क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र से भी कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हो गया कि ई और ए के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू किसका हो गया, 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू किसका हो गया, 60 डिग्री। ई की वैल्यू निकली हुई है, ए की वैल्यू निकली हुई है, फार्मूला लगा देंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आएगा? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं और 16वें सवाल 16 नंबर क्वेश्चन। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार निश्चित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। तो क्वेश्चन समझिए, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत हो सकता है। ये देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये जेड एक्सिस हो गया। क्लियर हो गया? अब सवाल में ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ये जो घन है उसके जो साइड है, कितने पृष्ठ होंगे? घन के कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं कि नहीं होते? तो घन के 6 पृष्ठ हैं और उसके जो साइड हैं वो एक्सिस के क्या है,
एक्सिस से क्या है, समांतर है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, वो ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, इधर क्यों? तो अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, पृष्ठ इसकी बात करूं, ए बी सी और डी, पृष्ठ ए बी सी डी की अगर बात मैं करूं तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्रफल वेक्टर किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर। इसकी डायरेक्शन में एक्स अक्ष की। क्यों? क्योंकि सवाल 15वें सवाल की बात हो रही है। 15वें सवाल में वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वेक्टर ई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये तो दिया हुआ है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किस अक्ष की दिशा के अनुदिश होगा, एक्स अक्ष की दिशा। और इस पृष्ठ का क्या पृष्ठ है, इसके 6 पृष्ठ हैं, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो भी किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी इसके पहले भी यही सवाल बताया मैंने, इसके पहले यही बात मैं आपको समझा रहा था कि देखिए ये वाई एक्स हो गया और ये जेड एक्स, इसकी जो भुजाएं हैं ये देखिए, ये देखिए ये वाई एक्स के समांतर है, ये जेड एक्स के समांतर। तो यही पृष्ठ की बात किया था मैंने, इसी पृष्ठ की बात किया था। देखिए वाई जेड में बना पृष्ठ है कि नहीं, वाई जेड तल में बना पृष्ठ है कि नहीं। देखिए ये वाई एक्सिस के अनुदिश है और ये किसके अनुदिश है, जेड एक्स के अनुदिश है। तो इसके लिए जो क्षेत्रफल वेक्टर हुआ किधर हुआ, एक्स एक्स की दिशा में हुआ कि नहीं हुआ। अभी इसके पहले वाले सवाल में मैं यही समझा रहा था। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो यहां पर ई और ए दोनों किस डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, सपोज कीजिए यहां पृष्ठ, इस पृष्ठ की बात करता हूं, इसको मान लूं मैं ई नहीं, पी क्यू आर और एस। अब यदि मैं पी क्यू आर एस के लिए मान लूं तो पी क्यू आर एस के लिए क्या होगा, पी क्यू आर एस के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एक्स अक्ष से अनुदिश, क्योंकि आई कैप लगा हुआ है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, वो ध्यान समझते चलेंगे। और यहां पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा किधर होगा, बाहर की ओर। तो इसके लिए इस पृष्ठ के लिए बाहर की ओर कौन होगा, इधर होगा कि नहीं होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर किधर हो गया, जितना क्षेत्र, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल समान है। क्यों? क्योंकि ये घन है। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम हो गई। और यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, इन द अपोजिट डायरेक्शन हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं, बहुत ध्यान समझते चलिए। अब आपके पास क्या पृष्ठ बचे, 4 पृष्ठ और बचे। अब अगर मैं इस पृष्ठ की बात करता हूं, पृष्ठ पी बी पी बी ए क्यू की बात करता हूं, तो इस पृष्ठ के लिए तो विद्युत क्षेत्र तो इधर ही होगा, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, ऊपर की ओर कार्य करेगा कि इधर। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। ये बात सुनाई कि नहीं है। तो यहां पर जो क्षेत्रफल और उसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो आपको फाई इज इक्वल टू क्या बताया गया है, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया। यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया 0। इसी तरह से जैसे यहां पर सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा। अगर हम पृष्ठ बात करते हैं किस पृष्ठ की, सी डी एस आर की, विद्युत क्षेत्र इधर हो गया और क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, इधर। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 हो गया। यानी इससे भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0। इसी तरह से जो 2 और पृष्ठ बचे, 2 और पृष्ठ जो बचे, 6 पृष्ठ होते हैं ना, 4 की बात होगी, 2 और पृष्ठ बचे। तो यहां पर एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो इसमें भी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90। यानी इस पृष्ठ और इस पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों के लिए, पहले पृष्ठ ए बी सी डी के लिए क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल 0 है। पृष्ठ पी आर एस क्यू के लिए
वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 180। और शेष जो 4 पृष्ठ बचे उनके लिए ई और ए के बीच का जो एंगल है वो 90 है, इसलिए उनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा 0 हो गया पहले से, क्योंकि cos 90 ये cos थीटा होता है, थीटा इक्वल टू 90 इसलिए 0 हो गया। तो अब हमारे पास किसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखेंगे फाई इक्वल टू कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे ई इंटू ए cos थीटा, थीटा के नंबर क्या लिखेंगे 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लस अब किसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे ई इंटू ए इंटू cos 180, cos 180। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ये हो गया therefore फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, कितनी होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई। तो फाई बराबर किसके होगा 0। यहां से therefore फाई इज इक्वल टू किसके हो गया 0। अब आपके मन में आ रहा होगा सर और पृष्ठों की बात क्यों नहीं की, क्योंकि हम पहले से देख चुके हैं कि अन्य पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया, इन पृष्ठों से गुजरने वाला घन के इन सभी पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो गया फाई इज इक्वल टू 0 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली पृष्ठ के लिए ये हो गया, दूसरे पृष्ठ के लिए ये हो गया, और जो है शेष 4 पृष्ठों के लिए क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल 90 है, इसलिए पहले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं अब सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप या संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। देखिए फाई की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 8 × 10⁻³, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब कह रहा है कि जिसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है पहला। तो आप जानते हैं कि गाउस के प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। गाउस का प्रमेय क्या कहता है, किसी पृष्ठ से बद्ध आवेश किसी पृष्ठ से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और उसके लिए आपको बताया गया कि फाई इज इक्वल टू Q/ε0। फाई की वैल्यू दी हुई है, इसलिए Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हो फाई इंटू ε0। तो फाई इक्वल टू Q इक्वल टू क्या हो गया, फाई इंटू ε0। फाई की वैल्यू दी हुई है, ε0 की वैल्यू आप जानते हैं,
वैल्यू रख देंगे, आपको नेट चार्ज मिल जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कहता है इसी का दूसरा सेकंड पार्ट कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो, यानी अगर उस बॉक्स से जो नेट फ्लक्स हो वो जीरो, तो फाई इज इक्वल टू अगर क्या हो जाए जीरो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाई इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो हो, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? तो देखिए जब फाई इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू किसके है? क्यू अपान एप्सिलॉन। तो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू ये बटे की तरह क्या हो जाएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो का, तो जीरो से मल्टीप्लिकेशन होगा तो जीरो होगा। तो क्यू इक्वल टू जीरो। और क्यू क्या है? नेट चार्ज है। नेट चार्ज है। याद कीजिए जब मैंने बताया था क्लास का पहले मैंने सिखाया था, समझाया था, तो हमने कहा था इसमें प्लस चार्ज भी हो सकते हैं, प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 ऐसा भी हो सकता है, और प्लस Q4 ऐसे भी चार्ज हो सकते हैं। तो इसका नेट चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q4 माइनस Q3 माइनस Q2। तो अगर जितने प्लस चार्ज हैं, अगर 2 माइक्रोकूलम प्लस चार्ज है और 2 माइक्रोकूलम माइनस चार्ज है, तो नेट चार्ज जीरो हो गया। नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज क्या है? जीरो है। तो यहां पर Q इज इक्वल टू जीरो ये नहीं बता रहा है कि इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, बल्कि ये बता रहा है कि इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो है। तो दो बातें, दो निष्कर्ष निकल सकती हैं। यदि Q इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसके इस बंद पृष्ठ से में कोई भी आवेश नहीं हो, लेकिन एकदम पूर्णतः सत्य नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यदि नेट चार्ज जीरो हो तो उस बंद पृष्ठ में जितने पॉजिटिव चार्ज हों, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों क्या हो? सेम हो। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो किसी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला यदि विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि उस बंद पृष्ठ में चार्ज नहीं होगा। ऐसा भी संभव है कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही निगेटिव चार्ज हो। क्लियर हो गई ये बात कि नहीं हो गई? तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ आगे नहीं आ गया? आगे बढ़े हम लोग। यानी मान लीजिए अगर किसी बंद पृष्ठ में 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बात समझ आएगी नहीं आएगी? बस मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 18वां सवाल और 19वां सवाल सेम ऐसे ही है जैसे कि आपने लगाया है। फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन जीरो का इस्तेमाल करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। ये आपका काम है। और अब हम लोग बात करते हैं, मुझे लगता है क्लियर हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 18 और 9 सवाल, 19 आपको खुद लगाना है। 18वां और 19वां सवाल एकदम सेम है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको 20वां, 21वां और 22वां ये 3 सवाल नहीं लगाने, ये तीनों क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये आपको समझाया नहीं गया, इसलिए आपको शिष्ट को उससे संबंधित सवाल भी नहीं लगाने। यानी 20, 21 और 22 इसको आपको समझाया नहीं गया है, इसलिए इससे संबंधित टॉपिक छोड़ दिया गया इस सिलेबस में, इसलिए आपको 20, 21 और 22 नहीं लगाना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग पहुंचते हैं 23वें सवाल। 23वां सवाल क्या है? देखिए, क्या कहता है? कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणे, यानी R कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को क्या लिखो? 2 × 10⁻² मीटर। फिर कह रहा है कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है? 9 × 10⁴,
यानी E इज इक्वल टू हो गया 9×10⁴ न्यूटन पर कूलाम। इसी पावर माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कह रहा है रैखिक आवेश घनत्व बताइए। तो आपको रैखिक आवेश घनत्व, अगर कोई लंबा तार है, अनंत लंबाई का एक लंबा तार है, तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र बताया गया था वो क्या बताया गया था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2λ/r। E की वैल्यू पता है, 1/4πε0 की वैल्यू जानते ही है, R की वैल्यू दी हुई है, रैखिक आवेश घनत्व निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि दो पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्थित हैं, समांतर एवं निकट स्थित हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठ आवेशों के घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। इनका परिमाण 17×10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का। देखिए सिग्मा क्या मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल, ये सारी बातें मैं बता दिया हूं, इसलिए अब बताने का कोई मतलब नहीं है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या बताया गया, सिग्मा बताया गया है, इसमें जो पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है वो दिया हुआ 17×10⁻, पृष्ठ आवेश 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये सारी बातें बता दिया हूं, सवाल आपको लगा लेना था। अब कह रहा 2 प्लेट हो गए, एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया। सपोज 2 प्लेट, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया और ये नेगेटिव चार्ज है, कह रहा है। और दोनों का पृष्ठ आवेश कितना है, सिग्मा है, दोनों का पृष्ठ आवेश कितना है, सिग्मा है, यही है। क्लियर? अब तेरा पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यहां पर बाह्य क्षेत्र में क्या बताया गया, सारी बातें बताई जा चुकी है। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ऋणावेश की ओर यानी इधर होगी, बताया जा चुका है। इसके कारण धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर होगी, बताया जा चुका है। दोनों का जो है पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, समान है, सिग्मा है। दोनों का एरिया भी सेम है, इसलिए E1 - E2 करेंगे, विद्युत क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, बताया जा चुका है यहाँ पर। फिर दूसरे प्लेट के अगर बाहर है तो दूसरे प्लेट के बाहर यहाँ पर, अगर यहाँ की बात करते हैं, धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा धन से दूर की ओर, बताया जा चुका है E1। ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उधर होगा, इधर E2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके अंदर ये भी बताया जा चुका है, धन आवेश के कारण धन से दूर की ओर E1 और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश के कारण ऋण की ओर, यानी दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। और यहां से E इज इक्वल टू क्या मिला था, σ/ε0 प्रूव करके बताया जाता है। तो सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, ε0 की वैल्यू जानते ही हैं, लगा देंगे उत्तर मिल जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ये बातें समझाई हुई है, इसलिए थोड़ा फास्ट बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई समस्या होगी तो बताएंगे। बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, आपका न्यूमेरिकल समाप्त हो चुका है। कल हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बकरीद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।